नमस्कार, नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज 23 अप्रैल 2022। आज की क्लास में 23 अप्रैल से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे और उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देते हैं करंट अफेयर। पहला प्रश्न देते हैं 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आज से एक दिन पहले 21 अप्रैल को, आज 23 अप्रैल है। इसका आंसर होगा 13वां स्थापना दिवस, 13वां। इसमें देखिए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है। इसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का वास्तविक नाम क्या है? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, जिसे आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहा जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया। इसका गठन कब किया गया? 2008 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008। अब आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्यों है, क्यों इसका गठन किया गया? तो इसका मुख्यालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसका स्थापना किया गया है? तो आतंकवाद को रोकना। आतंकवाद को रोकने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किया गया 2008 ईस्वी में। और 2022 में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 13वां स्थापना दिवस, 13। आगे देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2008 के मुंबई हमले के पश्चात की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2008 के मुंबई हमले के पश्चात की गई थी। 2008 ईस्वी में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था। इसी हमले के बाद भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए एक समिति का स्थापना किया गया, एक एजेंसी का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। आगे देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह हैं, कुलदीप सिंह। आगे देखिए, 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का 13वां स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अमित शाह थे। अमित शाह थे भारत के वर्तमान गृह मंत्री। अमित शाह कौन है वर्तमान में? तो भारत के गृह मंत्री हैं। देखिए इसका लोगो NIA का। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला था राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में देखें, किसका 13वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसका गठन 2008 में किया गया था। 2022 में जो इस एजेंसी का स्थापना दिवस मनाया गया, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद को रोकना। और किस हमले के बाद इसका स्थापना हुआ? तो 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसी हमले के बाद इसका स्थापना किया गया। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है। किसने किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, एक केंद्रीय मंत्री हैं। और कब किया? तो 22 अप्रैल 2022 को। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया? BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, वाराणसी से। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्हीं के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है BHU से। आगे देखिए, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को सिविल सेवा की तैयारी कराई जाएगी। इस योजना का मेन उद्देश्य क्यों है, क्या है?
क्या है इस योजना का मेन उद्देश्य? तो देखिए, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को सिविल सेवा की तैयारी कराई जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र को 75,000 रुपया दिया जाएगा। कहा गया है कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को सिविल सेवा की तैयारी कराई जाएगी और उनको 75,000 रुपया दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए। आगे, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हो गई। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। इनका एक राष्ट्रीय स्मारक स्थल भी नई दिल्ली में स्थित है। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित। इनके मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया है। कब? 1990 ईस्वी में। आगे देखिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने भारत की आत्मा कहा है। यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि B.R. अम्बेडकर कौन से अनुच्छेद को भारत की आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। इसमें क्या है? इसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर वाराणसी उत्तर प्रदेश BHU। क्वेश्चन क्या था कि 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को सिविल सेवा की तैयारी कराना। इसके अंतर्गत उन्हें 75,000 रुपया दिया जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सीपेक परियोजना पाकिस्तान और किस देश की संयुक्त परियोजना है? सीपेक परियोजना पाकिस्तान और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो सीपेक परियोजना पाकिस्तान और चीन की संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए, इसका आंसर होगा चीन। सीपेक का होता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इसका मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी शुरुआत 2013 ईस्वी से की गई है। इसका विस्तार पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर चीन के कासगढ़ तक है। एक कॉरिडोर है यह, जिसका विस्तार है पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर चीन के कासगढ़ तक। इसकी लंबाई टोटल 3000 किलोमीटर है और भारत इसके विरोध में है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि सीपेक के विरोध में भारत क्यों है? भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? और दूसरा अगर कि एक गलियारा है तो इसको क्यों बनाया गया है? तो यह चीन पाकिस्तान अपनी आर्थिक हित के लिए इसको बनाया है और यह भारत में जम्मू कश्मीर के पीओके से गुजरता है। देखिए मैप में देखिए, यह चीन के कासगढ़ से लेके पाकिस्तान के ग्वादर तक है और यह कहाँ से गुजर रहा है? तो जम्मू कश्मीर से। ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का ऊपर का भाग है पीओके का, तो यहाँ इंडिया का भाग चला जा रहा है, इसीलिए भारत इसके विरोध में है। और अपने आर्थिक हित के लिए चीन और पाकिस्तान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कब की गई? तो 2013 में। सीपेक, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2000 किलोमीटर। भारत के क्षेत्र से गुजर रहा है, इसलिए भारत इसके विरोध में है, क्योंकि भारत का इससे बहुत ही हानि होने वाला है। इस क्षेत्र पर धीरे धीरे पाकिस्तान अपना कब्जा जमा लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है? 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है? तो 400वें गुरु तेग बहादुर का जो प्रकाश पर्व था, ये 400वां प्रकाश पर्व था। अब यहाँ देखिए, समझने वाला बात है कि प्रकाश पर्व क्या होता है। तो प्रकाश पर्व क्या है? प्रकाश वर्ष या प्रकाश पर्व। प्रकाश पर्व का संबंध जन्म उत्सव से है। जैसे हम लोग जन्म उत्सव को क्या जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन सिख धर्म के जो गुरु थे, उन गुरुओं को जन्म उत्सव प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता था। तो प्रकाश पर्व का संबंध जन्म उत्सव से है। सिख धर्म में गुरुओं के जन्म उत्सव को प्रकाश पर्व कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे।
इनका जन्म 21 अप्रैल 1621 ईस्वी को हुआ था। 1621 और 21 अप्रैल। 1775 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले से गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा सुनाई थी। 1775 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले से गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा सुनाई थी। गुरु तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इसी कारण इनकी 400वीं जयंती का आयोजन स्थल इस किले को चुना गया। ठीक है, इस किले मतलब लाल किला को चुना गया। तो क्वेश्चन क्या था कि 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है? तो 400वें प्रकाश पर्व, यानी इनका कौन सा जयंती था? तो 400वां जयंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने को लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने को लॉन्च किया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है एक शिक्षा गीत है, इरादा कर लिया है हमने। इरादा कर लिया है हमने का अर्थ क्या होता है? कि मैंने एक इरादा बनाया है। आगे देखिए, इस गीत के लेखक कौन हैं? तो इस गीत के लेखक पत्रकार आलोक श्रीवास्तव हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस गीत को 19 अप्रैल 2022 को जारी किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस गीत को 19 अप्रैल 2022 को जारी किया है। ठीक है, गीत का नाम क्या है? इरादा कर लिया है हमने। कौन सा गीत है? शिक्षा गीत। कहाँ लागू किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने इसे लागू किया है। इसके लेखक कौन है? तो पत्रकार आलोक श्रीवास्तव। प्रत्येक वर्ष, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर में। देखिए, 31 मार्च से 23 अप्रैल 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में मणिपुर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ। 31 मार्च से 23 अप्रैल 1891 ईस्वी में मणिपुर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो मणिपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ा गया था। जो युद्ध 21 मार्च से 23 अप्रैल के बीच लड़ा गया मणिपुर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच, यह मणिपुर के खोंगजोम एक पहाड़ी का नाम है मणिपुर में, तो इस पहाड़ी खोंगजोम की खेबा पहाड़ी पर लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हो जाती है और मणिपुर साम्राज्य की हार हो जाती है। इसमें मणिपुर के कई योद्धा मारे जाते हैं। उन्हीं योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। फिर से देखिए, खोंगजोम, क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? मणिपुर में। इसमें हुआ क्या था? तो 31 मार्च से 23 अप्रैल 1891 ईस्वी में मणिपुर साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक युद्ध हुआ। इसमें मणिपुर साम्राज्य हार जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हो जाती है। यह युद्ध खोंगजोम पहाड़ी पर लड़ा गया था। इस युद्ध में मणिपुर साम्राज्य की हार हो जाती है और उसके कई सैनिक मारे जाते हैं। उन्हीं सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस इसलिए क्योंकि यह खोंगजोम पहाड़ी पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अजय कुमार सूद्र को हाल ही में यानी अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सूद्र प्रधानमंत्री के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद के सदस्य हैं या पहले थे। इन्हें अप्रैल 2022 में 3 वर्ष के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में चुना गया है। इससे पहले क्या थे? प्रधानमंत्री के लिए
विज्ञान प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। और अभी इनको क्या बनाया गया है, तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार चुना गया है। कितने साल के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। अजय कुमार शूद्र को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन क्या था कि अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार शूद्र। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।